आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोगों ने ब्लू फूड इकोनॉमी, WTO न्यू एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज और इसके अलावा इससे जुड़े हुए कई सारे पहलुओं को देखा, समझा और भारत में मोटे अनाज की क्रांति, मिलेट्स रेवोल्यूशन के बारे में भी समझा। आज कुछ और इंपॉर्टेंट पहलू है जो इकोनॉमी में पूछा जा सकता है और पिछले 3-4 महीनों में विशेष रूप से चर्चा में रहा है। एक बजट में आपने पढ़ा होगा सप्तऋषि मॉडल। सप्तऋषि मॉडल क्या है, एक तो उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा अडानी दुर्घटना, अडानी डिजास्टर और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अडानी दुर्घटना क्या है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो अडानी कंपनी से जुड़े हुए शेयरों में भारी गिरावट आई और इसके बाद LIC SBI बैंक पे, LIC और SBI बैंक के भी शेयरों और उसके मूल्यों पर प्रभाव पड़ा और इंटायर इकोनॉमी पे क्या प्रभाव है उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री 4.0, औद्योगिक क्रांति 4.0 पर भी हम लोग बात करेंगे और इसके माध्यम से समझेंगे कि क्या क्या चीजें इस बार के एग्जाम के लिए विशेष रूप से चर्चा में हैं जो हम सभी लोगों को जानने और समझने की आवश्यकता है। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए देखिए, ये टॉपिक हम लोग इस सेशन में देखेंगे, एक बजट का सप्तऋषि मॉडल। बजट का सप्तऋषि मॉडल क्या है, ये हम लोग देखेंगे कि बजट का सप्तऋषि मॉडल क्या है। इसके अलावा अडानी दुर्घटना और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अडानी दुर्घटना, एकाएक कोई भी घटना होती है जिसका इंपैक्ट बुरा होता है उसको दुर्घटना ही कहा जाता है। अडानी दुर्घटना एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखेंगे चौथी औद्योगिक क्रांति। चौथी औद्योगिक क्रांति, चौथी औद्योगिक क्रांति अर्थात उद्योग 4.0, उद्योग 4.0 इसको देखेंगे। पहले इन तीन चीजों को पूरा करते हैं, फिर ब्रिक्स के विस्तार पर देखेंगे। ब्रिक्स का विस्तार, ये 4 टॉपिक आज के सेशन में हम लोग पहले करेंगे, अगर समय मिला तो इससे आगे भी बढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बजट का सप्तऋषि मॉडल क्या है, व्हाट इज द सप्तऋषि मॉडल ऑफ बजट, इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे और सबसे पहले इसको समझेंगे। सप्तऋषि मॉडल ऑफ बजट, सप्तऋषि मॉडल ऑफ बजट। तो पहला हेडिंग डालिए आप, बजट का सप्तऋषि मॉडल। सप्तऋषि मॉडल ऑफ बजट, सप्तऋषि मॉडल ऑफ बजट। आप जानते होंगे कि वर्तमान बजट अमृत काल का पहला बजट है। ये देखिए, अमृत काल कब शुरू हुआ है, अमृत काल 2023 से 2047 तक चलेगा। ये अगले 25 वर्षों का समय, देखिए 75 वर्ष पूरे हो गए, अब अमृत काल की शुरुआत हो गई। तो 2022-23 का बजट अमृत काल का पहला बजट है। 2023-24 का बजट, 2023-24 का बजट अमृत काल का पहला बजट है। और इस बजट में विकास के सप्तऋषि मॉडल की चर्चा की गई है। अब इसमें आप पहले लिखेंगे क्या है
सप्तऋषि मॉडल, पहले तो पृष्ठभूमि देख लेंगे। पृष्ठभूमि पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सप्तऋषि मॉडल क्या है? सप्तऋषि मॉडल क्या है और सप्तऋषि मॉडल से लाभ। सप्तऋषि मॉडल से लाभ। सप्तऋषि मॉडल से लाभ, तो पृष्ठभूमि क्या है, सप्तऋषि मॉडल क्या है और सप्तऋषि मॉडल से लाभ क्या है, इनको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि समझेंगे। देखिए, सप्तऋषि भारतीय परंपरा में 7 ऋषियों को कहा जाता रहा है। 7 ऋषि भारतीय परंपरा के मूल चिंतन और संस्कृति के महान अवधारणाओं के निर्धारक रहे हैं। वैसे ये सप्तऋषि मॉडल जो है अर्थव्यवस्था के निर्धारक होंगे। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि में आप लिखिए, पहला पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, भारत सरकार के द्वारा बजट 2023-24 में, भारत सरकार के द्वारा बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए, अमृतकाल 2023 से 2047 को कहा जाता है। अमृतकाल के लिए पहला बजट प्रस्तुत किया गया। पहला बजट प्रस्तुत किया गया। इसी के अंतर्गत आर्थिक विकास को बेहतर बनाने के लिए, इसी के अंतर्गत आर्थिक विकास को बेहतर बनाने के लिए विकास के लिए सप्तऋषि मॉडल वाले बजट की विचारधारा प्रस्तुत की गई। सप्तऋषि मॉडल वाले बजट की विचारधारा प्रस्तुत की गई है। आप लिखेंगे कि भारतीय परंपरा में सप्तऋषियों का बड़ा महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में सप्त ऋषियों का बहुत महत्व रहा है। इन्हीं के नाम पर अंतरिक्ष में 7 तारों को भी जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर अंतरिक्ष में, वहां से लिख लेंगे, इन्हीं के नाम पर अंतरिक्ष में 7 तारों को भी जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर अंतरिक्ष में 7 तारों को भी जाना जाता है। तो ये हो गया पृष्ठभूमि, आपने लिख दिया, नोट कर लें। अब दूसरा पॉइंट आते हैं, सप्तऋषि मॉडल क्या है। दूसरा पॉइंट, सप्तऋषि मॉडल क्या है।
सप्तऋषि मॉडल क्या है? तो बजट में जानते हैं 7 लक्ष्यों वाला, बजट में आर्थिक विकास के 7 लक्ष्यों वाला मॉडल ही सप्तऋषि मॉडल कहा गया है। बजट 2023-24 में 7 लक्ष्यों वाले मॉडल को ही आर्थिक विकास के सप्तऋषि मॉडल के रूप में बजट 2023-24 में 7 लक्ष्यों वाले मॉडल को ही आर्थिक विकास के सप्तऋषि मॉडल के रूप में अपनाया गया है। ये 7 लक्ष्य निम्न 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 है। नंबर 1 है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पहला है समावेशी विकास। अभी थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। समावेशी विकास ये पहला जानते हैं लक्ष्य है। दूसरा है अंतिम मील तक पहुंचना, अंतिम मील तक पहुंचना, लास्ट माइल तक पहुंचना, अंतिम मील तक पहुंचना। तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश। ये 7 क्षेत्र है। बुनियादी ढांचा और निवेश, बुनियादी ढांचा और निवेश, संभावनाओं को उजागर करना, संभावनाओं को उजागर करना, संभावनाओं को उजागर करना। नंबर 5 हरित वृद्धि, हरित विकास, युवा शक्ति, और नंबर 7 है वित्तीय क्षेत्र। यही है सप्तऋषि मॉडल। इन्हीं क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में इन्हीं क्षेत्रों को महत्व देना ही सप्तऋषि मॉडल कहा जाता है। अभी एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में इन्हीं क्षेत्रों को महत्व देना, इन्हीं क्षेत्रों को महत्व देना सप्तऋषि मॉडल कहलाता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में इन्हीं क्षेत्रों को महत्व देना सप्तऋषि मॉडल कहलाता है। ये सीरियल भारत सरकार ने रखा, कोई जरूरी नहीं, खाली आप 7 पॉइंट को ध्यान रखिए। सीरियल याद करना जरूरी नहीं, हाँ इनको डिफाइन करना, थोड़ा समझना आना चाहिए। तो पहला मैं लिख रहा हूं समावेशी विकास, समावेशी विकास, समावेशी विकास। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों को, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सबको शामिल करना, सबको शामिल करना, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सबको शामिल करना समावेशी विकास कहलाता है।
सबको शामिल करना समावेशी विकास कहलाता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सबको शामिल करना समावेशी विकास कहलाता है। सबको मतलब क्या है? सबको का मतलब है भाई, सबको का मतलब सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। अब देखिए, सबका साथ का मतलब सभी वर्गों, जैसे वंचित वर्गों, वंचित वर्गों में कौन आता है? महिलाएं। महिलाएं कमजोर नहीं है, वंचित वर्ग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ये सब वंचित वर्ग हैं। बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर हैं। कमजोर वर्गों, कमजोर वर्गों, तो कमजोर वर्गों में एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ये कमजोर वर्गों। तो सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों, चाहे वो शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे दूर दराज के क्षेत्र हो, दूर दराज के क्षेत्र हो, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों, पठारी क्षेत्रों, मरुस्थलीय क्षेत्रों, मरुस्थलीय क्षेत्रों, जंगली क्षेत्रों, जंगली क्षेत्रों, द्वीपीय क्षेत्रों, सभी जगह पहुंचे विकास। और तीसरा, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों तक, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों तक, सभी क्षेत्रकों तक, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों तक। अभी अर्थव्यवस्था में, अब देखिए, अभी अर्थव्यवस्था में क्या है? सेवा क्षेत्र की वैल्यू ज्यादा है, सेवा क्षेत्र में आय ज्यादा है, जबकि उसकी तुलना में कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। तो कृषि क्षेत्र पर फोकस ज्यादा देना, उद्योग में भी लघु और सूक्ष्म उद्योगों पर उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, अर्थात सभी क्षेत्रों पर बराबर ध्यान देना। तो समावेशी विकास का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास। तो ये पहला मॉडल हो गया सप्तऋषि का, समावेशी विकास, समावेशी विकास। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट देखिए, ये अंतिम मील तक पहुंचना, मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अंतिम मील तक पहुंचना, अंतिम मील तक पहुंचना। इसका तात्पर्य है प्रो पीपुल होना, जन उन्मुख होना। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को जन उन्मुख बनाना, जन उन्मुख, प्रो पीपुल बनाना। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को जन उन्मुख बनाना, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को जन उन्मुख बनाना। और वंचित वर्ग, कमजोर वर्ग, देश के समाज के सबसे वंचित, वंचित माने छूटा हुआ, सबसे वंचित वर्ग, वल्नरेबल सेक्शन, समाज के सबसे वंचित वर्ग पर फोकस करना,
जो बिल्कुल वंचित है, समाज के वंचित वर्ग पर फोकस करना, जैसे असंगठित क्षेत्र पर, असंगठित क्षेत्र पर जैसे ठेले वाले, ठेले वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सफाई कर्मी, सफाई कर्मी, किसान, मजदूर, महिलाएं, दिव्यांग। इन दोनों में अंतर है, समावेशी विकास और अंतिम में। देखिए, समावेशी विकास का मतलब होता है सबको जोड़ना, लेकिन अंतिम मील तक पहुंचने का मतलब वंचित वर्ग तक सीधे पहुंचना, अर्थात देखिए वंचित वर्ग तक सीधे पहुंचना, सारा भ्रष्टाचार, गैर जवाबदेही को समाप्त करना, वंचित वर्गों तक सीधे पहुंचना। ये कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का अत्यधिक प्रयोग करना होगा, अत्यधिक प्रयोग करना होगा, टेक्नोलॉजी का अत्यधिक प्रयोग करना होगा, टेक्नोलॉजी का अत्यधिक प्रयोग करना होगा। तो ये दूसरा सप्तऋषि मॉडल का जानते दूसरा पॉइंट है, दिस इज द सेकंड पॉइंट। तीसरा, बुनियादी ढांचे और निवेश। तो बुनियादी ढांचे और निवेश पर फोकस करना। तीसरा है बुनियादी ढांचे और निवेश, और निवेश को बढ़ावा, बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ावा। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार द्वारा विशेष फोकस करना, विशेष फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के द्वारा विशेष फोकस करना, ताकि उत्पादन की लागत, ताकि देखिए आर्थिक गतिविधियों को तीव्र किया जा सके और आर्थिक गतिविधियों की लागत को घटाया जा सके, ताकि आर्थिक गतिविधियों को तीव्र किया जा सके, ताकि आर्थिक गतिविधियों को तीव्र किया जा सके और आर्थिक गतिविधियों की लागत को घटाया जा सके, और आर्थिक गतिविधियों की लागत को घटाया जा सके, और आर्थिक गतिविधियों की लागत को घटाया जा सके। अब चौथे मॉडल पर आते हैं। चौथा मॉडल है संभावनाओं को उजागर करना। चौथा मॉडल है, देखिए सप्तऋषि मॉडल में संभावनाओं को उजागर करना, ये है संभावनाओं को उजागर करना। संभावनाओं को उजागर करना, संभावनाओं को उजागर करना। और संभावनाओं के उजागर का मतलब है क्षमता का विस्तार करना। देश में क्षमता का विस्तार करना, देश में क्षमता का विस्तार करना। और क्षमता का विस्तार कैसे होगा? जब स्किल डेवलपमेंट होगा, जब प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट, इनको बढ़ावा दिया जाएगा, प्रशिक्षण को, कौशल विकास को, कौशल विकास को, शिक्षा की गुणवत्ता को, शिक्षा की
गुणवत्ता को, शिक्षा की गुणवत्ता को, प्रशिक्षण को, कौशल विकास को, इन सब के माध्यम से संभावनाओं का विस्तार होगा। इन सब के माध्यम से संभावनाओं का विस्तार होगा। अब पांचवा पॉइंट आ जाइए, हरित विकास, पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। हरित विकास, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास को सुनिश्चित करना। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास को सुनिश्चित करना। इसमें जैविक कृषि को बढ़ावा, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा, ग्रीन कवर बढ़ाना। ग्रीन कवर बढ़ाना मतलब पेड़ पौधों, वनों का विस्तार, पेड़ पौधों, वनों का विस्तार, ये सब हरित विकास है। ग्रीन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था में ग्रीन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था में ग्रीन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था में ग्रीन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना। और छठवां मॉडल है युवा शक्ति, सप्तऋषि मॉडल का। युवा शक्ति, देखिए युवाओं पर फोकस करना। युवा ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान से सुनेंगे, युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं पर फोकस करना पड़ेगा। युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है, युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए युवाओं पर विशेष रूप से फोकस करना। युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए इन पर फोकस करना। और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। और वित्तीय क्षेत्र का मतलब वित्तीय क्षेत्र से हर किसी को जोड़ना, सबका बैंकों तक पहुंच होनी चाहिए, बीमा तक पहुंच होनी चाहिए। वित्तीय क्षेत्र, सातवां है वित्तीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र को विस्तार देते हुए सबको इससे जोड़ना। तो सब तक बैंकों की पहुंच, सब तक बैंकों की पहुंच, सब तक बीमा की पहुंच, सब तक बीमा की पहुंच और सब तक पेंशन की पहुंच, सब तक पेंशन की पहुंच, इन सबको सुनिश्चित करना। सब तक पेंशन की पहुंच, इन सबको सुनिश्चित करना। अब सप्तऋषि मॉडल से लाभ क्या है? सप्तऋषि मॉडल से क्या लाभ है? इससे भारत में आर्थिक विकास को टिकाऊ बनाना संभव होगा, अर्थव्यवस्था का समतापूर्ण विकास होगा, विषमता समाप्त होगी, गरीबी, भूखमरी ये सब समाप्त होगी। तो लिखिए सप्तऋषि मॉडल से लाभ। सप्तऋषि मॉडल से लाभ, पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों का समता मूलक न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा मिलेगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा मिलेगा। न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था के समग्र एवं टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा। विषमता, गरीबी आदि को समाप्त करना संभव होगा। जननांकी लाभांश का युवा शक्ति को देश हित में उपयोग करना संभव होगा। देश हित में उपयोग में लाना संभव होगा। देश हित में उपयोग में लाना संभव होगा। देश हित में उपयोग में लाना संभव होगा। युवा शक्ति को देश हित में उपयोग में लाना संभव होगा। युवा शक्ति को देश हित में उपयोग में लाना संभव होगा। तो युवा शक्ति को देश हित में उपयोग में लाना संभव होगा। भारत को विकसित एवं आधुनिक देश, भारत को भविष्य में विकसित एवं आधुनिक देश बनाना संभव होगा। आधुनिक देश बनाना संभव होगा। भारत को विकसित और आधुनिक देश बनाना संभव होगा। भारत को विकसित और आधुनिक देश बनाना संभव होगा। तो ये हम लोगों ने सप्तऋषि मॉडल देख लिया। अब इससे जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है सीधे कि सप्तऋषि मॉडल क्या है। विकास या बजट का भारत में बजट का सप्तऋषि मॉडल क्या है, इससे क्या लाभ है, इससे क्या लाभ है, प्रकाश डालिए। इससे क्या लाभ है, प्रकाश डालिए। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, आसानी से लिख ले जाएंगे आप। अब आते हैं, थोड़ा तेजी से चलते हैं। तो अडानी दुर्घटना एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जरा ध्यान दें। अडानी दुर्घटना और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो अडानी दुर्घटना और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो दूसरा देखिए, अडानी दुर्घटना भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अडानी डिजास्टर इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अडानी डिजास्टर इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि क्या है अडानी दुर्घटना। क्या है अडानी दुर्घटना? क्या है मुख्य आरोप? क्या मुख्य आरोप क्या रहे?
भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी निवेश कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें भारतीय कारपोरेट जगत का सबसे बड़ा घोटाला स्कैम, अडानी स्कैम के नाम से घोषित किया गया। तो सबसे पहले अडानी दुर्घटना क्या है? अडानी दुर्घटना क्या है? व्हाट इज अडानी डिजास्टर्स? अडानी दुर्घटना क्या है? ध्यान देंगे। 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी निवेश कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा, अमेरिकी निवेश कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा, हिंडनबर्ग रिसर्च भी, पूरा नाम हिंडनबर्ग रिसर्च भी कह सकते हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह पर कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े स्कैम का आरोप लगाया गया। कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया, सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया, जिससे भारत के शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई, जिससे भारत में अडानी समूह के कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट हुई। इसी को अडानी दुर्घटना के नाम से जाना गया। अडानी समूह के शेयरों में जानते हैं 54% गिरावट उसी दिन हो गई। 24 जनवरी को ही अडानी समूह के कंपनियों के स्टॉक में 54% गिरावट हुई। 24 जनवरी को अडानी समूह के कंपनियों में 54% की गिरावट हुई। अडानी समूह की कंपनियों में 54% की गिरावट हुई। अब क्या क्या आरोप लगाया गया अडानी समूह के ऊपर? अब अडानी समूह के ऊपर मुख्य आरोप क्या लगाए गए? हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए मुख्य आरोप। तो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा लगाए गए मुख्य आरोप। हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा
लगाए गए मुख्य आरोप। पहला, अडानी समूह ने अपने शेयरों में मैनिपुलेशन किया। अडानी समूह के कंपनियों के शेयरों में भारी हेरफेर है, भारी हेराफेरी है, मैनिपुलेशन है, लार्ज मैनिपुलेशन है। भारी हेराफेरी है मतलब मैनिपुलेट किया गया, उस लेवल का शेयर नहीं है। दूसरा, अडानी समूह के द्वारा लेखा जोड़ में गड़बड़ी किया गया। अडानी समूह के द्वारा, अडानी समूह के द्वारा लेखा धोखाधड़ी की गई है। अकाउंटिंग में स्कैम किया गया। लेखा धोखाधड़ी की गई है। बढ़ चढ़कर शेयरों का मूल्य दिखाया गया। शेयरों का मूल्य दिखाया गया है। तीसरा, अडानी के कंपनियों के द्वारा बहुत अधिक ऋण लिया गया। बहुत अधिक मैनिपुलेशन का मतलब हेरफेर, ऊंचा नीचा, इधर उधर, गलत चीज। अडानी समूह की कंपनियों पर बहुत कर्ज है, लोन है। सब डूबने वाली कंपनी है, ऐसा साबित किया गया। पर्यावरण कानूनों का अडानी समूह की कंपनियों ने, अडानी समूह के कंपनियों ने पर्यावरणीय नियमों का बहुत अधिक उल्लंघन किया। कंपनियों ने पर्यावरणीय नियमों का बहुत अधिक उल्लंघन किया है। बहुत अधिक उल्लंघन किया है। अडानी समूह की कंपनियों ने पर्यावरणीय नियमों का बहुत अधिक उल्लंघन किया है। अगला, अडानी समूह की कंपनियों ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। अडानी समूह की कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है नकली पैसे को, मतलब नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 करने वाली गतिविधियों में शामिल रही। टैक्स हेवन का भी अनुचित उपयोग किया है। अडानी समूह की कंपनियों ने टैक्स हेवन का भी प्रयोग किया है। अडानी समूह की कंपनियों ने टैक्स हेवन का भी प्रयोग किया है। अडानी समूह की कंपनियों ने टैक्स हेवन का भी प्रयोग किया है। अब देखिए इसका क्या असर पड़ा। सबसे पहला असर तो आप सभी लोग जानते हैं। पहला असर क्या हुआ, अडानी नंबर 2 पूरी दुनिया के दूसरे नंबर के धनी थे और तुरंत जानते गिर करके 21वें नंबर पर आ गए, अब 25 में भी नहीं। अब लेकिन हम भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव दिखाएंगे। तीसरा, अडानी दुर्घटना का भारतीय
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इम्पैक्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा। सबसे पहली बात तो भारत के शेयर बाजार में गिरावट का दौर शुरू हुआ। टैक्स हेवन का मतलब जहां टैक्स का लाभ उठाया जाता है, जहां टैक्स, तमाम छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनका लाभ उठा करके भारतीय शेयर बाजार में, भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट का दौर शुरू हुआ। सेबी की साख प्रभावित हुई। सेबी ठीक से पारदर्शी निगरानी नहीं कर पा रहे, सेबी की साख प्रभावित हुई, साख प्रभावित हुई और यह संदेश गया कि सेबी शेयर बाजार की सही निगरानी और पारदर्शिता कायम नहीं कर पा रही है। तीसरा, एलआईसी और एसबीआई को बहुत नुकसान हुआ। एलआईसी कंपनी और एसबीआई बैंक को बहुत नुकसान हुआ। निवेशकों और ऋण देने वाली संस्थाओं में जानते हैं आशंका पैदा हो गई भारत के प्रति। बल्कि आगे अगले पेज पे लिखते हैं, भारत में विदेशी निवेश के प्रतिकूल वातावरण बनने लगा। भारत में विदेशी निवेश के प्रतिकूल वातावरण बनने लगा। भारत में विदेशी निवेश के प्रतिकूल वातावरण बनने लगा। निवेशकों और ऋण देने वाली संस्थाओं पर बुरा असर पड़ा। निवेशकों एवं ऋण देने वाली संस्थाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा। निवेशकों एवं ऋण देने वाली संस्थाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा। अच्छा, व्यावसायिक नियमन, कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में भारत की साख खराब हुई कि हम कंपनियों को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर के, कॉरपोरेट गवर्नेंस, कंपनी चलाने वाले प्रशासन के मामले में कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर भारत, कॉरपोरेट गवर्नेंस में नियमन को लेकर, रेगुलेशन, नियमन को लेकर भारत की साख प्रभावित हुई और ये मैसेज जाने लगा कि सरकार और कॉरपोरेट घरानों के बीच में साठगांठ है। यह छवि बनने लगी कि सरकार एवं कॉरपोरेट
घरानों के बीच, घरानों के बीच 60 गांठ, 60 गांठ है। यह छवि बनने लगी कि सरकार एवं कारपोरेट घरानों के बीच में 60 गांठ है। कॉरपोरेट घरानों के बीच में 60 गांठ है। तो यह भी जानते हैं एक विपरीत वातावरण बना। तो आप आसानी से अब लिख सकते हैं कि अडानी दुर्घटना क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यह भी हम लोगों ने कर लिया। अब चौथी औद्योगिक क्रांति या उद्योग 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति या उद्योग 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्री 4.0, उद्योग 4.0, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या उद्योग 4.0। आप सभी लोग जानते हैं कि उद्योग का मतलब क्या होता है। उद्योग का मतलब होता है बड़े स्तर पर उत्पादन की गतिविधि, बड़े स्तर पर उत्पादन की गतिविधि उद्योग कहलाती है, उद्योग कहलाती है। और पहला औद्योगिकरण कब हुआ? जब मशीन आया। देखिए अब ये इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इंडस्ट्री 3.0, मैं सीधे बात करूंगा 4 पे, और इंडस्ट्री 4.0। देखिए इंडस्ट्री 1.0 का मतलब जब स्टीम इंजन से मशीनें बनी, स्टीम इंजन से मशीन बनी और औद्योगिक उत्पादन तेज हुआ। यहां पर बिजली का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ और इससे चलने वाली मशीनें बनी। इंडस्ट्री 3.0 में जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा रोल रहा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सीधे कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ये क्रांति हुई। और इंडस्ट्री 4.0 ऑटोमेशन है, ये ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का मतलब मशीनें ही मशीनों को चलाएंगी, मशीनें ही मशीनों को चलाएंगे, मशीनें ही मशीनों को चलाएंगे। फटाफट समझा देते जो लोग नहीं समझ पाए, मशीनें ही मशीनों को चलाएंगी। तो ऐसा उद्योग, पहली बात तो ये चार्ट बना लेते हैं। I40 उद्योग 4.0 क्या है? इसके प्रमुख क्षेत्र और लाभ, चुनौतियां। हाँ मैं पढ़ा चुका हूं, मुझे पता है, इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, कई लोग कह रहे थे। तो देखिए ऐसा उद्योग जो ऑटोमेशन
पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उसे I40 कहा जाता है, उसे I40 कहा जाता है। ऐसा उद्योग जो ऑटोमेशन, बल्कि लिखना चाहिए, जो ऑटोमेशन पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उसे इंडस्ट्री 4.0 कहा जाता है। इसका मुख्य पिलर है AI और मशीन लर्निंग। इसका मुख्य प्रेरक AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका मुख्य प्रेरक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसका मुख्य प्रेरक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र क्या है, जरा देखा जाए। उद्योग 4.0 के प्रमुख क्षेत्र क्या है? पहली बात तो ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर बेस्ड, सेंसर बेस्ड, AI बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड, है कि नहीं, बिग डाटा बेस्ड, और साथ ही साथ इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर, ये सब इनको संचालित करेंगे। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब I40 से लाभ, तो उद्योग 4.0 से लाभ, उद्योग 4.0 से लाभ, उत्पादकता में तेजी से वृद्धि होगी, उत्पादन एवं उत्पादकता में तेज वृद्धि, स्मार्ट उत्पाद बनाना संभव, स्मार्ट मशीनें बनाना संभव, स्मार्ट मशीन किसे कहा जाता है? जिसमें मशीनें ही मशीनों को चलाएंगी, मशीन स्वयं मशीन को चलाएगी। आधुनिक तकनीकों के विकास को बढ़ावा, आधुनिक तकनीकों के विकास को बढ़ावा, R&D को बढ़ावा, नवाचार एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा, नवाचार एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा,
जीवन स्तर में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, जीडीपी के आकार में वृद्धि, के आकार में वृद्धि, जीडीपी के आकार में वृद्धि, ऐसे बहुत सारे लाभ होंगे। अब चुनौतियां, इंडस्ट्री 4.0 में चुनौतियां। उद्योग 4.0 में चुनौतियां। पहली चुनौती, अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता, अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता, कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता। विदेशी कंपनियों को बढ़त मिल सकती है। विदेशी कंपनियों से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, रोजगार की कमी हो सकती है। रोजगार की कमी हो सकती है। मानव मशीन में संघर्ष हो सकता है। मानव मशीन संघर्ष हो सकता है। एमएसएमई को दिक्कत हो सकती है। एमएसएमई को चुनौती मिल सकती है। एमएसएमई को चुनौती मिल सकती है, अर्थात एमएसएमई इससे प्रभावित हो सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। एमएसएमई को चुनौती मिल सकती है। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब ब्रिक्स के विस्तार पे आते हैं। अब ब्रिक्स का विस्तार, अगला लिखिए चौथा करंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ब्रिक्स का विस्तार। क्या है? पृष्ठभूमि, ब्रिक्स का विस्तार चीन क्यों करना चाहता है? विस्तार चीन क्यों करना चाहता है? ब्रिक्स का विस्तार चीन क्यों करना चाहता? भारत के द्वारा विरोध, भारत के द्वारा विरोध के कारण। अब क्या है ब्रिक्स का विस्तार? 2023 में दक्षिणी अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स के सम्मेलन में, होने वाले ब्रिक्स के सम्मेलन में, 2023 में दक्षिणी अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स के सम्मेलन में, ब्रिक्स के सम्मेलन में चीन द्वारा ब्रिक्स का विस्तार करके इसमें 19 देशों को शामिल
करने की योजना है, जिसमें से 13 देशों ने औपचारिक आवेदन किया है और 6 देशों ने अनौपचारिक आवेदन किया है। इसमें से 13 देशों ने औपचारिक आवेदन किया है और 6 देशों ने अनौपचारिक, और 6 देशों ने अनौपचारिक आवेदन, 6 देशों ने अनौपचारिक आवेदन दिया है। अब पृष्ठभूमि पर आ जाइए। ब्रिक्स के विस्तार की पृष्ठभूमि, विद्वानों का कहना है कि 2009 में जब ब्रिक्स स्थापित हुआ उस समय ग्लोबल ऑर्डर अलग था और 15 वर्षों में ग्लोबल ऑर्डर में काफी बदलाव हो गया। जब ब्रिक्स की स्थापना हुई तब से 15 वर्षों में ग्लोबल ऑर्डर में बड़ा बदलाव आ चुका है। जब ब्रिक्स की स्थापना हुई तब से 15 वर्षों में ग्लोबल ऑर्डर में बड़ा बदलाव आ चुका है, जिसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। बड़ा बदलाव आ चुका है जिसके नाते ब्रिक्स के विस्तार की पृष्ठभूमि बनी है। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। नंबर 1, अमेरिका और नाटो की सेनाएं। सबसे पहली बात तो लिख लीजिए, अमेरिका एवं नाटो की सेनाएं तालिबान के सामने अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी। सोचिए, तालिबान एक तरीके से भेड़िया है, उनके सामने जानते अफगानिस्तान के नागरिकों को छोड़कर निकल चुकी। अमेरिका में नाटो की सेनाएं तालिबान के सामने अफगानिस्तान से पलायन कर गई। नंबर 2, ब्रिटेन ईयू से एग्जिट हो गया, अर्थात ब्रेग्जिट की घटना। ब्रिटेन ब्रेग्जिट की घटना, ईयू से निकल गया ब्रिटेन। कोरोना ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। कोरोना ने
पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। लेकिन कमजोर कौन होगा? जो मजबूत रहा होगा। इससे पश्चिमी देश अधिक प्रभावित हुए। इससे पश्चिमी देश अधिक प्रभावित हुए। इससे पश्चिमी देश अधिक प्रभावित हुए। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। रूस एवं यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है और यूनाइटेड नेशन मूक बना रहा, कमजोर हो गया। अगला पॉइंट लिखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की साख कमजोर पड़ गई। राष्ट्र की साख कमजोर पड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र की साख कमजोर पड़ गई है। अच्छा, रूस यूक्रेन युद्ध के नाते यूरोप देश और भी कमजोर हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के नाते यूरोपीय देश बहुत प्रभावित हो रहे हैं। बहुत प्रभावित हो रहे हैं। यूरोपीय देश बहुत प्रभावित हो रहे हैं। यूएसए की सैनिक ताकत कमजोर पड़ रही है। यूएसए की सैनिक ताकत कमजोर पड़ रही है। अगला पॉइंट, यूरोप के देश और जापान की आर्थिक शक्ति भी कमजोर हो रही। यूरोपीय देश एवं जापान की आर्थिक शक्ति कमजोर हो रही है। नए लाइन से, इन सभी कारणों से पूरे विश्व में ऑर्डर बदल रहा है। इन सभी कारणों से पूरे दुनिया में ग्लोबल ऑर्डर बदलने का संदेश मिल रहा है। इन सभी कारणों से पूरी दुनिया में ग्लोबल ऑर्डर बदलने का संदेश मिल रहा है। ऐसे में चीन चाहता है कि G7 और G20 से भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स को खड़ा किया जाए। ऐसे में चीन चाहता है कि विकसित देशों के प्रभाव वाले संगठन G7 और G20 से भी बड़ा संगठन ब्रिक्स को से बड़े संगठन के रूप में से भी बड़े संगठन के रूप में ब्रिक्स को खड़ा किया जाए। इसी नाते ब्रिक्स के विस्तार की संभावना बनी। इन सभी के नाते
इन सभी के नाते ब्रिक्स के विस्तार की संभावना बनी है। इन सभी के नाते ब्रिक्स के विस्तार की संभावना बनी। इन सभी के नाते ब्रिक्स के विस्तार की संभावना बनी। अब ब्रिक्स का विस्तार चीन क्यों चाहता है? तीसरा पॉइंट, ब्रिक्स का विस्तार चीन क्यों चाहता है? नंबर 1, ब्रिक्स के माध्यम से अपने को वैश्विक शक्ति के रूप में, ब्रिक्स के माध्यम से चीन अपने को वैश्विक शक्ति के रूप में दिखाना चाहता है। चीन अपने को वैश्विक शक्ति के रूप में दिखाना चाहता है। ब्रिक्स के माध्यम से चीन अपने को वैश्विक शक्ति के रूप में दिखाना चाहता है। वैश्विक शक्ति के माध्यम से दिखाना चाहता है। दूसरा, चीन ब्रिक्स के माध्यम से, ब्रिक्स के माध्यम से ब्रिक्स करेंसी को बढ़ावा देना चाहता है। ब्रिक्स करेंसी को बढ़ावा देना चाहता है ताकि डॉलर को कमजोर करने में सफलता मिल सके, ताकि डॉलर को कमजोर करने में सफलता मिल सके, ताकि डॉलर को कमजोर करने में सफलता मिल सके। ब्रिक्स के नाम पर चीन अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और इन देशों के, इनमें से अधिकतर देशों के संसाधनों का अपने हित में उपयोग चाहता है। इनमें से अधिकतर देशों के संसाधनों का, अधिकतर देशों के संसाधनों का अपने हित में उपयोग करना चाहता, अपने हित में उपयोग चाहता है, अपने हित में उपयोग चाहता है। चीन ब्रिक्स को एंटी वेस्ट संगठन के रूप में खड़ा करना चाहता है। चीन ब्रिक्स को एंटी वेस्ट संगठन के रूप में खड़ा करना चाहता है, खड़ा करना चाहता है, एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में खड़ा करना चाहता है। चीन पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था, निवेश और ऋण के मामले में अलग विकल्प खड़ा करना चाहता है। चीन पूरी दुनिया में वित्त, ऋण, निवेश आदि के मामले में नया मंच खड़ा करना चाहता है, खड़ा करना चाहता है।
ये नया विकल्प पेश कर रहा है, नया विकल्प पेश कर रहा है, नया विकल्प पेश कर रहा है। अगला पॉइंट आप लिखिए, भारत के द्वारा विरोध के कारण। अगला पॉइंट लिखिए, भारत के द्वारा विरोध का कारण। भारत के द्वारा विरोध का कारण, ब्रिक्स के विस्तार से चीन मजबूत होगा। सिर्फ ब्रिक्स के विस्तार से सिर्फ चीन मजबूत होगा। ब्रिक्स का उपयोग चीन अपने हितों के लिए करेगा। ब्रिक्स के विस्तार का उपयोग चीन अपने हितों की पूर्ति के लिए करेगा। अपने हितों की पूर्ति के लिए करेगा। चीन अपने हितों की पूर्ति के लिए करेगा। ब्रिक्स का विस्तार चीन अपने हितों की पूर्ति के लिए करेगा। भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच विवाद होने की स्थिति में, विवाद होने की स्थिति में ब्रिक्स के देश चीनी तरफदारी करेंगे, क्योंकि यही जोड़ रहा है। और ब्रिक्स पश्चिमी देशों के खिलाफ एक मंच साबित हो जाएगा। एक मंच साबित हो जाएगा। पश्चिमी देशों के खिलाफ एक मंच साबित हो जाएगा। और इससे जानते हैं ब्रिक्स अपने उद्देश्यों को पाने में भटक जाएगा। तो ये देखिए, हम लोगों ने सारा जो आज का लक्ष्य था इसको पूरा किया और ये सारी चीजों को कर लिया। तो अब इकोनॉमी वाले जो इकोनॉमी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उसे हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब कल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर पर आएंगे। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े करंट अफेयर कल से शुरू होगा। ये कल से शुरू होगा और इसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर को पूरा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और जो लोग मेंस के लिए कुछ आंसर लिख रहे हैं तो स्पेस आईएएस एकेडमी के ऐप में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि आप उसे अपलोड कर सकते हैं। फोटो खींच करके उसमें अपलोड कर दीजिए और यहाँ स्पेस आईएएस एकेडमी की जो एक्सपर्ट टीम है उसकी जांच करेगी और आपको सुझाव देगी। और जो लोग निबंध के क्लास में हैं और अपनी निबंध की प्रैक्टिस को तेज करना चाहते हैं, धारदार बनाना चाहते हैं, वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो लोग मेंस बीपीएससी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग भी अपने आंसर को जानते हैं, चेक करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।